इस सभागार में उपस्थित इस संस्थान के प्राचार्य, निदेशक, सलाहकार व मैनेजमेंट के प्रतिनिधि, शिक्षक, प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए हुए छात्र छात्राएं और प्रेस व मीडिया से आए साथियों व अन्य जो भी सभागार में उपस्थित हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जो छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए एक विशेष अवसर है। एक समय था कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। आज आप लोगों ने ऐसी कुछ परिस्थितियां पैदा कर दी कि हम लोगों को बड़ी सहजता से और ये मौके तलाशने पड़ते हैं कि हम बच्चों से कितनी जल्दी रूबरू हो सकें, उनसे बातचीत कर सकें। क्योंकि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, बहुत डायनेमिक हो गई है और बहुत तेजी से बदल रही है। और इस बदलाव के पीछे आपकी पीढ़ी ही है जो कि एक प्रेरक का काम कर रही है। आप लोगों ने इस संस्था में प्रवेश लिया, पाठ्यक्रम कोई भी हो, विधा कोई भी हो, आप जिस संस्था में प्रवेश लिए हैं उस विश्वविद्यालय के संबद्धकारी विश्वविद्यालय के, इस संस्था के संबद्धकारी विश्वविद्यालय के रूप में वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मैं आपको विश्वविद्यालय के परिवार में सम्मिलित होने के लिए आपका अभिवादन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। मैंने हाल में ही इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में जिम्मेदारी स्वीकार की है। जुलाई 2022 19 तारीख, 2 महीने पूरे हो चुके हैं। मैंने इस उत्तराखंड के जो तकनीकी शिक्षा का मानचित्र है उसको अपनी तरह से समझने की चेष्टा की। देश की जो तकनीकी शिक्षा की आवश्यकताएं हैं उनको भी जांचने और परखने की कोशिश की और इस तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 3 दशक से ऊपर के अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैंने महसूस किया कि उत्तराखंड के पास अपार संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को यदि संस्थाएं और विश्वविद्यालय मिल करके उनको तलाशेंगे और उनको दोहन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स, बहुत अच्छे इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, मैनेजमेंट के लोग पैदा कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो आज की आवश्यकता है उसके अनुरूप आपके विश्वविद्यालय ने अपने सभी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप परिमार्जित किया और आज हमने वो जो बाउंड्रीज थी, जो सीमाएं थी, उनको तोड़ने का प्रयास किया है, विशेष करके इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में। आज यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया है या सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया है, तो विश्वविद्यालय के जो नए अध्यादेश हैं, जो नई व्यवस्था है, जो नया ढांचा हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसके अंतर्गत यदि आप चाहेंगे तो आपको रोजगार के वे सभी अवसर उपलब्ध होंगे जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को मिलते हैं। इस बात को मैं आपके माध्यम से आपके साथियों तक भी पहुंचाने के लिए आपका आह्वान करता हूं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक सीमलेस एजुकेशन की बात कही गई। उसमें ये कहा गया कि जो विधाओं के बीच की जो दीवारें हैं उनको तोड़ने के लिए एक आधारभूत ढांचा दिया जाना चाहिए। उसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने आपके लिए भी, चाहे आपका बीटेक हो, एमबीए हो, एमसीए हो, बी.फार्म हो या कोई अन्य पाठ्यक्रम हो जो हमारे विश्वविद्यालय से संचालित होते हैं, हमने नई शिक्षा नीति के अनुरूप उन पाठ्यक्रमों को परिमार्जित कर दिया है। और आपको पता नहीं संस्था ने इस बारे में जानकारी दी या नहीं दी, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपने जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनको एक बार पेशेंटली जरूर पढ़ें, धैर्य के साथ उसको पढ़ें। उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनको उपयोग करें अपनी बेहतरी के लिए। आपको जान करके हर्ष होगा कि विगत में जो हमारा मूल्यांकन की जो प्रणाली थी, उस प्रणाली को परिमार्जित करते हुए इसको क्रेडिट बेस्ड कर दिया गया। इस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में आपके पास एक अवसर है कि आप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो एक न्यूनतम विषयों की सूची है उससे इतर कुछ विषयों को चुन सकते हैं।
उस पर एक प्रतिबंध जरूर लगा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही मेधावी छात्र है, वो बहुत पहले ही वो सारे विषयों का अध्ययन कर ले और उनको पास करके उसके पास 4 साल की अवधि के लिए कुछ बचे ही ना। उसमें कुछ सीमाएं हैं कि यदि एक मेधावी प्रतिभावान छात्र है तो यदि वो चाहता है तो आप 18 क्रेडिट से लेकर के 26 क्रेडिट के बीच अपने विषयों का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था देश के जो स्थापित विश्वविद्यालय और संस्थाएं हैं वहां पर पहले से लागू थी। एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के रूप में, एक संबद्धकारी विश्वविद्यालय के रूप में इस व्यवस्था को पूरे लगभग 93 संस्थाओं में एक साथ लागू करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि विश्वविद्यालय को भी उसके अनुसार ही चीजों को बदलाव करना होता है। हमारे को आपके प्रश्न पत्रों को लेकर के, आपके पाठ्यक्रम को लेकर के, विषयों की आधुनिक आवश्यकताओं का उसमें समावेश करने को लेकर के, आपके मूल्यांकन प्रणाली को लेकर के बहुत सारे बदलाव करने होते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि नई व्यवस्था में, नई शिक्षा नीति के अनुरूप इस विश्वविद्यालय ने टेक्निकल एजुकेशन प्रारंभ कर दी है और आप लोगों का ये जो बैच है, ये बैच इस मामले में सौभाग्यशाली है कि इस संस्था में और इस विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के पर आधारित प्रथम बैच के रूप में आप अध्ययन करने जा रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है। अब मेरी और इस संस्था की सफलता इसमें है कि हम लोगों ने जो भी व्यवस्था बनाई है उसका आप कितना सदुपयोग कर लेते हैं। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होने के साथ साथ ये अवसर है कि आप चाहें तो वो 5 विषय जिनमें कि आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिखती हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। आपको जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है उसमें भी परिमार्जन किया गया, क्योंकि गुणवत्ता को इस शिक्षा के अंदर लाना विश्वविद्यालय की प्रथम जिम्मेदारी है। ये किसी के लिए कष्टकारी हो सकती है, बच्चों के अंदर एक पढ़ने की टेंडेंसी पैदा करना संस्थाओं की जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि आधारभूत ढांचा ऐसा बनाए जिससे कि ना चाहते हुए भी बच्चों को अध्ययन करना पड़े। तो आपके माध्यम से मैं इस संस्था ही नहीं, पूरे प्रदेश के जो इस विश्वविद्यालय में प्रवेशित छात्र हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि गुणवत्ता परक शिक्षा के सभी पैमानों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय या संस्था जो कुछ भी कर रही है वो आपकी बेहतरी के लिए कर रही है। इसमें किसी का कोई निहित स्वार्थ नहीं है। हम लोग सब लोग मिल करके ये चाहते हैं कि हमारी आगामी पीढ़ी इतनी सक्षम हो, इतनी दक्ष हो कि वो वैश्विक स्तर पर जो भी टेक्निकल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो जिस प्रकार की दक्षता वहां आवश्यक है, उन सब का समावेश आपके अंदर किया जा सके। आपको यदि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है तो आज आपके पास वो सुविधा उपलब्ध है और विश्वविद्यालय की तरफ से ये आप सभी संस्थाओं को आश्वासन पहले से ही दिया गया है और आपको भी दिया जा रहा है कि यदि कोई ऐसा विषय है जिसको भी आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन इसको पढ़ाया जाना चाहिए, तो आप अपना फीडबैक जरूर दें और उसके अनुसार आपकी बेहतरी के लिए जो भी प्रयास होगा, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दूसरी बात, एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी और एक स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशन की। स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशन वो होता है जो कि अपने नाम पे डिग्री दे देता है, और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी वो होती है जिसके पास बहुत सारे कॉलेज संबद्ध होते हैं, जैसे ये कॉलेज संबद्ध है। तो एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी की जो ब्यूटी है, जो उसकी खूबसूरती है, वो ये है कि अगर इस विश्वविद्यालय के साथ में 90 से ज्यादा संस्थाएं संबद्ध हैं तो ये सभी 90 संस्थाओं को एक रूप से जो अध्ययन अध्यापन की कार्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, जो एग्जामिनेशन है, वो सब एक समान रूप से मिलता है। परीक्षा की जो प्रणाली है वो भी एक समान होती है। एक ही साथ में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का बच्चा वही पेपर इस संस्था में भी देगा, वही दूसरी संस्थाओं में भी देगा, और आपस में जो प्रतिस्पर्धा है वो आपकी संस्था के अंदर की ना रह करके वो अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस हो जाती है। एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का जो टॉपर होता है वो निश्चित रूप से वो बहुत सारे संघर्षों के बाद में टॉप कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस के प्रोसेसेस की इंटीग्रिटीज इन्वॉल्व है। तो इन सब के बीच में अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का टॉपर निकलता है या इलेक्ट्रिकल का टॉपर निकलता है तो यकीन मानिए वो किसी संस्था के टॉपर से बहुत आगे होगा, क्योंकि उसका प्रश्न पत्र बनाने वाला उसका शिक्षक नहीं है, उसकी जो प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करने वाला वो भी उसका शिक्षक नहीं है, तो उसका जो असेसमेंट है, जो उसका इवैल्यूएशन है, वो थर्ड पार्टी ही कर रही है।
और थर्ड पार्टी का असेसमेंट हमेशा निष्पक्ष माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छाइयां हैं। सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो एक समान रूप से सभी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को एक समान पाठ्यक्रम, एक समान उसका आधारभूत ढांचा, उसके संचालन की नियमावली और एक समान प्रश्न पत्र, एक समान मूल्यांकन और एक समान रिजल्ट, ये सारी चीजें एक साथ होती हैं। तो आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां की सारी शैक्षणिक गतिविधियां इन हाउस होती हैं और उनके ऊपर कोई थर्ड पार्टी असेसमेंट का कोई उनके यहाँ प्रावधान नहीं है। तो उनकी गुणवत्ता पर समय समय पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। यहाँ पर यदि ये प्रश्न चिन्ह लगेगा तो इस विश्वविद्यालय पर लगेगा, और ये संस्था यदि अपना अच्छे से काम करेगी तो यकीन मानिए विश्वविद्यालय का अच्छे से काम स्वतः हो जाएगा। तो ये तो रही बात आपके जो बदले हुए ऑर्डिनेंस के बारे में। इसमें 2-3 और प्रावधान भी किए गए हैं। एक प्रावधान ये भी किया गया है कि संस्थाओं को अपने स्तर से कोर्स कमेटीज बनानी है, क्लास कमेटीज बनानी है। इन कमेटीज का आशय ये है, ये इस वजह से इस बात को डाला गया है कि संस्थाएं अपने बच्चों की सतत रूप से निगरानी करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें, उनको जो भी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करें। तो ये ऑर्डिनेंस का पार्ट बना दिया, इसलिए बनाया ताकि आपकी सारी संस्थाएं जो इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, सबके ऊपर ये बाध्यकारी प्रावधान है कि वो कोर्स कमेटीज और क्लास कमेटीज बनाएंगे जो कि सतत रूप से बच्चों को आवश्यक सहयोग देंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, उनको जो भी कमियां होंगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। एक और बड़ा बदलाव है, वो है कि हमने इस विश्वविद्यालय ने इस नए पाठ्यचर्या में और पाठ्यक्रम में समर सेमेस्टर का प्रावधान किया है। यदि आप पहले सेमेस्टर में कुछ विषयों में फेल हो जाते हैं, दूसरे में कुछ विषयों में फेल हो जाते हैं और किन्हीं कारणों से क्योंकि आप न्यूनतम क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा सेकेंड ईयर में। तो उसके लिए एक समर सेमेस्टर की व्यवस्था है। समर सेमेस्टर का मतलब कि गर्मी के जो ग्रीष्मावकाश होगा उसमें उनकी कक्षाओं का संचालन करके आपको दोबारा से पढ़ने का अवसर दिया जाएगा। वो यदि संस्था चलाएगी तो ठीक है, नहीं तो विश्वविद्यालय अपने स्तर से भी उसका संचालन करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से आपको एक विशेष अवसर समर में मिलेगा जिसमें कि आप अपने गैप्स पूरे कर सकते हैं। आपके पास ये प्रावधान है कि आप चाहें तो एक सेमेस्टर के जो कोर्स रिक्वायरमेंट है उसको समय से पहले ही पूरा कर लें और इंडस्ट्री में इंटर्नशिप ले सकते हैं, ये भी प्रावधान है। तो आपको ऑर्डिनेंस पढ़ना चाहिए। मैं संस्था के जो इसका प्रबंध तंत्र है और जो शैक्षणिक प्रशासन देखते हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इन छात्रों को ऑर्डिनेंस के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दें ताकि वो अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में, उनको ड्रॉप करने में उन प्रावधानों का सदुपयोग कर सकें। आप लोगों को ये चीजें बहुत अहम नहीं लग रही होंगी, लेकिन जब आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत अहम प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि ये प्रावधान होना चाहिए। जब तक ये प्रावधान ही नहीं होगा तो आप कैसे इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो एडवांस लर्नर, स्लो लर्नर के लिए व्यवस्था है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी गई है। इंस्टीट्यूशन के ऊपर कुछ कंपल्शंस डाले गए हैं कि वो बच्चों की मॉनिटरिंग करे, और अटेंडेंस का प्रावधान, क्लास में उपस्थिति 75% से कम होगी तो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसमें आपको आज से मानसिक रूप से तैयार रहिए। आप ही नहीं, इस संस्था में पढ़ने वाले आपके जो सीनियर्स हैं उन पे भी ये प्रावधान लागू